भांजा आया ससुराल। एक आम सुबह अलार्म की घंटी बजते ही प्रीति और सुमित हड़बड़ाकर बिस्तर से उठते हैं और जल्दी जल्दी अपनी नित्य क्रियाओं में लग जाते हैं। प्रीति फौरन शावर लेकर आती है और सर पर टॉवेल बांधे किचन में नाश्ता तैयार करने चली जाती है। जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर ऑफिस भी तो निकलना है। इतने में प्रीति का फ़ोन बजता है। प्रीति एक हाथ से आटा गूंथती जाती है और दूसरे से फ़ोन रिसीव करती है। इतने सवेरे सवेरे तुम्हारे बेटों को लड़ने की फुर्सत कैसे मिल जाती है मम्मी? अरे तुझे कैसे पता चला बेटा? ज़रूर इसका आव्या ने बताया होगा। इधर की उधर, उधर की इधर, यही करना तो जानती है ये। गलत जवाब। मुझे भाभी ने कुछ नहीं बताया मम्मी। जिस हिसाब से आपने फ़ोन किया है समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई बात रही होगी। अरे वही तो बेटा, काश तेरे जैसे समझदार मेरे ये कुपूत बेटे और मेरी बहुएं होती। सुबह उठते ही कलेश चालू, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते दोनों। ऊपर से बच्चे ऐसे बिगड़ गए हैं कि क्या बताऊं, ज़बान दराजी करते हैं मुझसे। सुनाते सुनाते अपनी माँ को सुनाने लगे हैं। अरे भाई सुनाएंगे ही ना, परवरिश ही ऐसी दोगे तो यही होगा। बच्चों के सामने तुम मुझे उल्टा जवाब दोगी तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। वैसे हुआ क्या है मम्मी? अरे वही रोज़ का नाश्ता बनाने में ज़्यादा मेहनत मेरी बीवी क्यों करे? हमारे तो कमरे की एसी खराब है, मेरी बीवी की नींद पूरी नहीं होती, तुम दुकान में भी घपला कर रहे होंगे, बस यही सब। और करो बच्चे, वो तो हम 3 हैं, 10-12 होते तो इस कलयुग में महाभारत होते देर नहीं लगती मम्मी। अच्छा इनकी छोड़, ये तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते ही रहेंगे। तू बता, तूने कब सोचा है मुझे नानी बनाने का? बहुत अच्छे मम्मी, बच्चे पैदा कर लिया तुमने, क्या मिला तुम्हें? बच्चे तो तुम्हारी बहुओं ने भी किए थे जो उनसे ज़बान दराजी करते हैं, फिर भी मुझे बच्चा करने को कह रही हो। अरे सारे बच्चे एक से नहीं होते ना बेटा, हो सकता है तेरा बच्चा अच्छा निकल जाए, उसे मैं संस्कार दूंगी। अब आज ही तू देख ले, तेरे पापा तो नहीं रहे, अगर मैंने बच्चे पैदा नहीं किए होते तो तू अकेली भटक रही होती ना। कौन भाई भाभी के आने के बाद बहनों को पूछता है? मेरी बहनें भी अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती, पर आज ये परिवार है, भले एक छत के नीचे होकर भी सब अलग है, पर आँखों के आगे आता जाता इंसान तो दिखता है ना बेटा। इस नौकरी के चक्कर में इस सुख से वंचित मत रह जाना। 31 की हूँ मम्मी मैं, 101 की नहीं हो गई हूँ कि वंचित रह जाऊँगी। क्या तुझे 31 लग गया? अरे क्या बताऊँ बेटा, मैं ना बार बार भूल जाती हूँ, मुझे लगा तेरा 28 चल रहा है। अरे अब तो कर ले बेटा तू बच्चा, अस्पताल से आते ही मेरे गोद में रख देना उसे, और तू ना अपना बस्ता उठाकर चली जाना ऑफिस बस। और हमेशा की तरह अपनी मम्मी की बात नज़रअंदाज कर प्रीति ऑफिस चली जाती है। लंच ब्रेक में प्रीति अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि फ़ोन पर उसकी मम्मी के 12 मिस कॉल्स हैं। हड़बड़ाकर प्रीति अपनी माँ को कॉल लगाती है। क्या हो गया मम्मी, सब ठीक है ना? क्या ठीक है बेटा, तेरे दोनों भाई तो दुकान गए हुए हैं, अब दोपहर में उन्हें कोई टिफ़िन तो पहुंचाएगा नहीं। मैं तो छत की सीढ़ी से उतरते वक्त गिर गई थी तो मेरे तो दोनों घुटने फूट पड़े हैं, वरना मैं ही चली जाती टिफ़िन लेकर। गलती हो गई कि छोटी बहू को टिफ़िन ले जाने को बोल दिया। बाप रे बाप, जो चढ़ी है मेरे सर पर बेटा, क्या बताऊं। एक काम करो मम्मी, आप ना घर पर आ जाओ, हम तो काम पर चले जाते हैं, घर खाली रहता है। अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, तुम घर पर मेरे पास रहने आ जाओ और उन लोगों को छोड़ दो लड़ने के लिए। देख बेटा, मुझे दुख में देखकर कैसे तेरा दिल भी दुखी हो गया। वैसे ही तेरी भी औलाद होगी ना, तो बुढ़ापे में तुझे उसकी ज़रूरत होगी, उसका दिल भी तेरे लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा। तूने हमेशा अपने माँ बाप की कदर की है तो तेरा बच्चा तुझे सुख ही देगा बेटा। और किसी भी दूसरी माँ की तरह ममता दिन में 100 बार प्रीति को बच्चा करने को कह देती और हार कर एक दिन प्रीति हाँ कर ही देती है। ये हुई ना बात बेटा, आजकल एक बार में बच्चा होता भी कहाँ है। ये इज्जा पिज्जा खा करना औरतें ना कमज़ोर हो गई है। हमारे ज़माने में तो प्रेगनेंसी में औरतें चक्की में आटा पीस लेती थी और ये बुलंद बच्चे पैदा होते थे। पर चल तू घबरा मत, तेरे पास 6-7 महीने हैं, कोशिश कर, बस भगवान की कृपा रहे। और भगवान की कृपा ऐसी होती है कि 1.5 महीने के बाद ही प्रीति को पता चलता है कि वो 15 दिन की प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनते ही रोहन और रोनी भागकर अपनी दादी के पास आते हैं। इसका मतलब मेरा छोटा भाई या बहन आएगी दादी, उसे मैं अपने पास ही रखूँगा।
हाँ बुआ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी बेबी सिटिंग वीडियोस देखी है। मैं बेबी को पाल दूंगा, आप यहाँ ही आ जाओ बुआ। हाँ हाँ मेरे शेर। बुआ बेबी को सबसे पहले आपके पास ही लाएगी, फिर आप ही संभालना उसे। जैसे ही प्रीति के भाइयों को पता चलता है कि वो मामा बनने वाले हैं, दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रीति की भाभियाँ भी खुश हो जाती है। घर का माहौल ज़रा हल्का हो जाता है। इसी तरह 3-4 महीने निकल जाते हैं और फिर एक सुबह कुछ ऐसा होता है जो कभी ममता ने सोचा भी नहीं था। ममता की वो बहू जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखती थी और अपनी रसोई भी अलग रखती थी, आज आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। और सब ठीक है ना? कल रात को तेरे कमरे से खांसने की आवाज़ें आ रही थी। हाँ भाभी, वो क्या है ना, मौसम बदल रहा है तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है। वही तो मैं सोच रही थी कि प्रीति तो माँ बनने वाली है, दिन भर उसे तो ऑफिस का काम रहता है, दामाद जी को भी समय नहीं है कि उसके लिए कुछ कर पाए। तो क्यों ना हम कुछ पौष्टिक बनाकर उसके घर भिजवा दे। हाँ ये तो बहुत अच्छा सोचा है भाभी आपने। एक काम करती हूँ, एक ऐप डाल लेती हूँ मैं। आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, उसकी सारी डिटेल्स ऐप से मिल जाते हैं। उसमें कोई अच्छी सी रेसिपी देकर कुछ बना लेते हैं और भिजवा देते हैं दीदी के यहाँ। अरे यहाँ मैंने 3-3 बच्चों को पाला, तुम दोनों की नॉर्मल डिलीवरी करवाई, तुम दोनों के बच्चे पाले, टट्टियाँ साफ़ की उनकी, और तुम लोग फ़ोन से पूछोगे कि क्या बनाना है कैसे बनाना है। अरे चलो लिखो सामग्री, मैं बताती हूँ इस वक्त प्रीति के लिए क्या खाना अच्छा रहेगा। वो रसोई जो अब तक 2 हिस्सों में थी, प्रीति के आने वाले बच्चे के लिए एक होती दिख रही थी। और इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और 8 महीने के बाद प्रीति की डिलीवरी का डेट आ जाता है और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती ही सुमित के साथ प्रीति ठीक अपनी माँ के घर आती है। लो मम्मी, अब संभालो इसे। आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ मैं, आज मेरा भांजा आया है, भांजा। अरे नैना, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। अभी आई जी। छोटे से नन्हे मेहमान को देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। जिस घर से हमेशा लड़ने की आवाज़ें आती थी, वहाँ सब एक दूसरे के गले लगकर उन्हें बधाई दे रहे थे। कांग्रेचुलेशंस भैया, आप मामा बन गए। अरे कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन क्या होता है भाई? बस बधाई देकर इतनी बड़ी खुशी को निपटा देना है क्या? आज तो घर में बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए। मुझे तो साड़ी चाहिए मम्मी जी। अरे सबको सब कुछ मिलेगा। अरे काव्या, इतनी खुशी की बात है, मम्मी का आशीर्वाद तो ले लो। और दोनों बहुएं एक साथ झुककर ममता के पैर छूती हैं। मेरे नाती के पैर तो बड़े शुभ है प्रीति। जो बहुएं मुझे हर बात पर ताने देती थी, आज मेरे पैर छू रही है। दीदी, आप मेरे कमरे में जाकर बैठिए ना, एसी ऑन है, रूम चिल्ड है। मैं और भाभी खाने की तैयारी कर लेते हैं। नो मम्मी, इतने छोटे से बच्चे को अभी एसी में नहीं रखना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। मैंने अपने कमरे को अच्छे से साफ कर लिया है। मुझे पता था कि बेबी आने वाला है। बुआ मेरे कमरे में रहेंगी। नहीं बेटा, अगर मैं और छोटा बेबी बेड पर सोएंगे तो फिर आपके लिए जगह कहाँ बचेगी? और रोनी भी तो है ना। बेड की एक साइड ज़मीन पर रोहन सो जाएगा, दूसरी साइड मैं, ताकि अगर बेबी हाथ पैर मारता हुआ नीचे आ जाए तो नीचे बेड पर हम रहेंगे ना उसे बचाने के लिए। जिन बच्चों का मन फ़ोन से हटता ही नहीं था, वो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और करते भी क्यों ना, जब खुद से छोटा कोई घर में आ जाता है तो छोटे से छोटा बच्चा भी खुद को बड़ा समझने लगता है। अगली सुबह प्रीति आराम से 10 बजे उठती है और क्या देखती है कि उसका बेटा उसके बगल में ही नहीं है। मम्मी, भाभी, बाबू कहाँ चला गया? हे भगवान, मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तभी दरवाजे से अपने भांजे को खिलाता हुआ राहुल अंदर आता है। तू तो सो रही थी, मेरा राजकुमार उठ गया था तो मैं इसे चुप कराने के लिए बाहर घुमा रहा था। अब भूख लग रही होगी, इसे दूध पिला दे। तभी कमरे में नैना आती है। हाँ भाई, सारा प्यार मामा ही करेंगे, मामी नहीं करेगी क्या? ये लो प्रीति दी, आप नाश्ता करो, तब तक मैं बाबू को संभालती हूँ। अच्छा बाबू। जैसे ही नैना बच्चे को गोदी में लेती है, वो पॉटी कर देता है। लगता है मामी का चेहरा इसे पसंद नहीं आया। अरे ये तो होता ही रहता है, मैं साफ़ कर देती हूँ। प्रीति दी तुम बैठो। और नैना अपने भांजे को साफ कर नहाने चली जाती है। इस तरह दिन भर सब प्रीति के बच्चे को खिलाते रहते, कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की गोद में घर का भांजा रहता। फिर एक सुबह ममता जब अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे हॉल में भजन की आवाज़ आती है। ये सूरज कहाँ से निकला?
जिस घर में राक्षस वास करते हैं वहाँ भजन कौन सुन रहा है? मैंने लगाया है भजन। वो क्या है ना दादी, बेबी अभी छोटा है। मैंने सुना है इस एज में बच्चा जो भी सुनता है वो उसको याद हो जाता है और बड़े होकर ना वो सब कुछ अच्छे से सीख जाता है। तो अब उसे पता होना चाहिए ना कि हमारा कल्चर क्या है। अरे वाह वाह वाह, मेरे बच्चे इधर आ। ममता रोनी के माथे को चूम लेती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी रोहन कहता है, रोनी को ही प्यार कर रही हो दादी? ये सब रोनी को मैंने ही तो बताया है। अब हम भी अच्छी अच्छी चीज़ करेंगे, नहीं तो बाबू किसे देखकर कॉपी करेगा। बच्चा तो अपने बड़ों से ही सीखता है ना, इसलिए हमने तो टाइम पर होमवर्क करना भी शुरू कर दिया, वरना बेबी सोचेगा कि भैया पढ़ाई में वीक है। इसी तरह 5 महीने निकल जाते हैं। जहाँ पहले एक घर के नीचे होकर भी कोई साथ नहीं बैठता था, वहाँ अब सभी एक साथ लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करने लगे थे। रात को सभी एक साथ बैठकर कॉमेडी शो देख रहे थे कि तभी प्रीति कहती है, 4 महीने हो गए मम्मी, अब मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। ऑफिस से कॉल्स भी आने लगे, मैं सोच रही हूँ कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। तो फिर बेबी कहाँ रहेगा? बेबी को यहाँ छोड़कर जाओ ना बुआ। हाँ बेटा, तू और दामाद तो ऑफिस चले जाएंगे, उस बीच बच्चा कहाँ रहेगा? उसे यहाँ छोड़कर चली जाना और घर जाते वक्त वापस ले जाना। और अगले दिन से प्रीति वापस अपने घर शिफ्ट हो जाती है। अब प्रीति हर सुबह अपने बच्चे को अपने मायके छोड़कर ऑफिस चली जाती और रात को ही लेने आती। एक शाम, चुप हो जा मेरे बेटे। अरे काव्या, ज़रा इसे संभालना, कभी सुसु, कभी पॉटी, कभी उल्टी। अब ये दूध नहीं पी रहा। मुझे तो बोलो ही मत भाभी, मेरा सर ना दर्द से फट रहा है। कुछ देर की बात है, अभी दीदी आएगी तो इसे ले जाएगी। अरे पर ये क्या बात हुई भला? इसके चक्कर में हम क्यों अपना रूटीन ख़राब करें? एक तो मुझे थायराइड है, शुगर है, डॉक्टर ने वज़न कम करने को बोला है, पर जब से प्रीति को बच्चा हुआ है जिम का मुंह तक नहीं देखा मैंने। कल तो मैं किसी तरह डॉक्टर के पास चेकअप करने जाऊंगी। पता नहीं मेरा शुगर कितना बढ़ गया होगा। हो सकता है भाभी आपका शुगर ठीक हो गया हो, क्योंकि मुझे तो जैसे आपको पता ही है नींद की दवाई खाकर सोने की आदत थी, पर आजकल तो काम करके इतना थक जाती हूँ कि बिस्तर पर पड़ती ही नींद आ जाती है। अगली सुबह उठते ही नैना डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाने के लिए तैयार होती है। तभी प्रीति अपने बच्चे को लेकर मायके आती है। अरे प्रीति, तू एक काम करना, आज छुट्टी ले ले। तुझे तो पता है कितनी बीमारियां हैं मुझे, ऊपर से रोहन को भी दिखना होता है, तो आज ना तू छुट्टी ले ही ले, मैं डॉक्टर के पास जा पाऊँ। ये कहकर नैना डॉक्टर के पास चली जाती है और सारा चेकअप करवाती है। मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना डॉक्टर? सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है ना? आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या कर रही हैं आप कि आपका शुगर, थायराइड सब कुछ बॉर्डर लाइन पर आ चुका है। एंड वेट काफ़ी लॉस कर लिया है आपने। 5 kg इज़ अ बिग नंबर। नैना घर आकर सभी को ये बात बताती है। विक्रम, भगवान की कृपा है जो ये दवाइयों का झंझट छूट गया मेरा। ये सब मेरे छोटे भांजे का कमाल है। जब से वो आया है मुझे भी हल्का हल्का सा महसूस होता है। आराम से कस्टमर डील कर पाता हूँ, किसी चीज़ की हेरा फेरी भी नहीं हो रही। हाँ, आपका भांजा, पर आप तो दिन भर दुकान में रहते हैं, दिन भर उसे संभालना तो मुझे पड़ता है ना। आप तो 2 मिनट खिला के चल देते हो। अब मैं प्रीति से बात कर लेती हूँ। हम क्यों उसके पीछे अपना रूटीन ख़राब करें भाई? हमारी भी प्राइवेसी है, हमारी भी ज़िंदगी है। जो हाल यहाँ नैना का था वहाँ काव्या का भी यही हाल था। एक गिलास पानी तो ला दो काव्या। मुझे मत बोलो, मेरा सर ऐसे ही फट रहा है। दिन भर दीदी के बच्चे को संभालो और फिर तुम अलग काम सर पर डाल देते हो। कल इस बारे में मैं दीदी से साफ साफ बात कर लूँगी। और अगली सुबह दोनों देवरानी जिठानी पहले ही तैयार रहती हैं और जैसे ही प्रीति अपने बच्चे को लेकर आती है दोनों उस पर टूट पड़ती है। बोलना तो नहीं चाहिए प्रीति, बच्चे ना दूसरों के भरोसे कभी नहीं पाले जाते। अपना बच्चा कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। या तो नौकरी छोड़ दो या फिर यहाँ बच्चा मत देने आओ। पर आप लोग तो मेरे अपने हैं ना। अरे बाबू बाबू करते रोहन और रोनी पढ़ भी नहीं पाते दीदी। ये सुनते ही अब तक चुप रहा सुमित कहता है, मेरा बच्चा किसी पर बोझ नहीं है भाभी, ये तो मेरी जान है। जिस दिन आप सबको पता चला था कि प्रिया प्रेग्नेंट है, आप सबकी हरकतों में बदलाव आने लगे थे और इस टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए मेरी प्रीति ने अपने कलेजे का टुकड़ा आप सबको सौंप दिया। जो रोहन आप लोगों से बदतमीजी से बात करता था वो आज आप लोगों की कदर करना सीख गया है। फ़ोन लेते भी नहीं दोनों अब। आपका शुगर कैसे ठीक हुआ भाभी? और आपकी नींद की प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई काव्या भाभी? क्योंकि अब आप दोनों लड़कर स्ट्रेस नहीं लेती। पहले बस बाहर का खाना और चिल्लाना, अब इस घर में खाना बनता है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। पहले आप ओबेस थी, अब फिट है, और ये सब कुछ मेरे बच्चे के कारण।
प्रीति की कुर्बानी के कारण, वरना वो जॉब छोड़ना ही चाहती थी। बताओ बहू, तुम्हें वही घर चाहिए जहाँ रोज़ चीखे चिल्लाहट से सवेरा होता था, या फिर ऐसा? मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, जो हमने दीदी को गलत समझा। हम हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देना चाहेंगे दीदी। और दामाद जी, इन सब में आपको भी बहुत परेशानी हुई, माफ़ कर दीजिएगा। हाँ दीदी, ये घर आपका ही है, जब मन करे आइए। अरे अब ये सब छोड़ो और सब साथ में बैठकर नाश्ता करो। पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगता है। मैं बाबू को तब तक घुमा देता हूँ, तुम नाश्ता कर लो प्रीति। और प्रीति का बेटा अपनी मामा के ऊपर सुसु कर देता है। ओह, मैं तो इसे डायपर पहनाना ही भूल गई थी। लाइए भैया, मैं साफ़ कर देती हूँ। अरे करने दो मेहनत इन्हें भी, ये तो बड़े मामा है। प्रीति, लगता है मामा जी का मुंह पसंद नहीं आया बाबू को।